अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। टुडे इज 2nd of February और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3 हार्डवेयर जो है उसका उसके पास पेपर के क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हम जो देख सकते हैं वो ये देख सकते हैं कि यहाँ पे शो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नीड फॉर इनपुट आउटपुट प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस। इनकी ज़रूरतें क्या क्या हैं। ठीक है। तो इसके ऊपर हम बात करेंगे। और यहाँ उसने जो बात की है ना, प्रिंसिपल ऑपरेशंस ऑफ हार्डवेयर डिवाइसेस, ये जो गिवन जितनी भी डिवाइसेस बताई हैं इनके प्रिंसिपल ऑपरेशंस के ऊपर बात करेंगे। तो आज का सारा टॉपिक जो फोकस है वो हम रखते हैं यहाँ पे अभी किस पे, कि ये जो डिवाइसेस हैं, लेज़र प्रिंटर आ गया। ठीक है। और 3D प्रिंटर है, माइक्रोफोन है, स्पीकर है, मैग्नेटिक हार्ड डिस्क है, सॉलिड स्टेट है, ऑप्टिकल है, टच स्क्रीन है, इनकी वर्किंग और फिर वर्चुअल रियलिटी हेडसेट, ये हमारे पास वर्किंग है। हम इन वर्किंग्स को देखेंगे कि पास पेपर में हमें इसके क्या क्वेश्चंस मिलते हैं और फिर हम उसको डिस्कस करते हैं। तो मैं प्रेजेंट करूंगा क्वेश्चंस एंड देन वी विल डिस्कस इट। बेटा आ जाओ। पेज नंबर 114 है डॉक्यूमेंट का, 114 डॉक्यूमेंट का। और रेफरेंस है अक्टूबर नवंबर 2023 11। इसके ऊपर आ जाओ ज़रा। अक्टूबर नवंबर 2023 11, क्वेश्चन नंबर 7, प्रिंसिपल ऑपरेशन ऑफ 3D प्रिंटर। सवाल पे आ जाओ। तो यहाँ पे हम शुरू करते हैं। अक्टूबर नवंबर 2023, अक्टूबर नवंबर 2023, वेरिएंट 11, क्वेश्चन नंबर 7, डिस्क्राइब द प्रिंसिपल ऑपरेशन ऑफ 3D प्रिंटर। अब इसके अंदर हम क्या बात करेंगे कि 3D प्रिंटर के अंदर अगर हम बात करें तो कुछ आपको दिखा भी देते हैं कि किस किस तरह से इसके अंदर ऑपरेशन होता है। तो एक आपको वीडियो भी दिखाते हैं इससे रिलेटेड, फिर इसके सवाल की तरफ आएंगे। यहाँ आप देखो, ये आपको एक इमेज नज़र, ये 3D प्रिंटर है। ठीक है। 3D प्रिंटर के अंदर इस तरह से लेयर बाय लेयर, जो पहला काम जो होता है ना वर्किंग की अगर बात कर रहा है, तो ये आपसे बात करता है कि लेयर बाय लेयर होती है, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग होती है, यानी इसके ऊपर लेयर ऐड होती जाती है। ठीक है। कोई भी 3D मॉडल जो आप बनाना चाहते हो उसकी पहले आप एक इमेज स्कैन करते हो 3D स्कैनर के जरिए। अगर कुछ भी बनाना है तो पहले 3D स्कैनर के जरिए उसको स्कैन करोगे, फिर CAD की मदद से, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। ठीक है। यानी पहले अपने सिस्टम पे बैठ के आपको इसका डिज़ाइन बनाना होगा। देखो ये एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग है। इसके अंदर क्या होता है, लेयर बाय लेयर, ये जैसे कर रहा है। तो एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग में लेयर बाय लेयर आपका ऑब्जेक्ट बिल्ड होता है, बिल्ड्स अप द मॉडल लेयर बाय लेयर। तो अच्छा, फिर दूसरी चीज आ जाती है सब्ट्रैक्टिव। सब्ट्रैक्टिव में कार्विंग होती है। देख रहे हो, सब्ट्रैक्टिव में ऑब्जेक्ट सॉलिड होता है, उसमें से कार्व करके बनाया जाता है। ठीक है। तो ये इस तरह से होता है। अब इन डिफरेंट टाइप्स की, जैसे जितने भी तुम्हें ऑब्जेक्ट्स नज़र आ रहे हैं, अब इसमें क्या होता है, ये डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स के बने हुए हो सकते हैं। ये कोई प्लास्टिक पॉलीमर का बना हुआ हो सकता है, कोई मोल्टन आयरन का बना हो सकता है ना, इसी तरह से होगा ना। तो ये तो तुमने देख लिया कि भाई ये इस तरह से बहुत सारे, ये सारे ऑब्जेक्ट्स हैं जो 3D प्रिंटर के जरिए बनाए for just about anything. जाते हैं। ठीक है। तो इसके अंदर जो काम होता है, तो ये अगर आप देखो तो ये इस तरह से जो प्लास्टिक है ना, जो भी प्लास्टिक है, जो भी इसमें मटेरियल इस्तेमाल होता है वो मेल्ट होता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर ये कुछ उसने डिफरेंट तरीके बताए हैं कि इन इनके ज़रिए, यानी ये प्लास्टिक के ज़रिए ये सब चीज़ें हो रही होती हैं। खैर इनमें से कोई चीज़ हमारे, आई थिंक स्टीरियो वाली शायद हो, आ रही थी, नहीं, इसमें से भी हमारी वाली जो लिखना है हमें उस हवाले से तो कोई भी चीज़ जो है ना हमारे इसमें काम की नहीं आती, तो इसको हम आगे बढ़ा देते हैं। जो हमें लिखना है और जो समझना है, तो बेसिकली इसके अंदर एक नोज़ल होता है, उस नोज़ल से कोई भी, चाहे मोल्टन प्लास्टिक कह लो, ये कंप्यूटर बना हुआ है, कंप्यूटर पे आपको ये कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन बताएगा। यानी पहले आप वो डिज़ाइन कंप्यूटर के ऊपर ड्रॉ वगैरह करोगे कैड सॉफ्टवेयर की मदद से, वो सब आपको बता रहा है। ठीक है। ये आपने डिज़ाइन बनाया हुआ है कंप्यूटर पे। उसके अलावा क्या है, ये तो बिल्ड प्लेट हो गई, ये सारी चीज़ें आपके मतलब की नहीं है।
तो बस ये होगा कि जो नोजल होगा ना, यहाँ पे ये बता रहा है कि भाई ये इसने आपके साथ एक प्लास्टिक लगा दिया। ठीक है, अब ये हीट होगा, उसकी वजह से ये मेल्ट होगा। और मेल्ट होने के बाद जो है ये आपको नोजल से मेल्ट होता हुआ आगे जाके मूव करते हुए किसी न किसी ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए जाएगा। मोटर होगी, रोटेशन होगी, और फिर धीरे धीरे वो आगे जाता रहेगा। और फिर आप देखोगे कि आप इस तरह से नोजल के जरिए एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग हो जाएगी, और लेयर बाय लेयर जो है वो आपका कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट हो जाएगा। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें होती है। ये जो आपको अभी नज़र आ रहा है, ये बेसिकली ऑटो कैड का सॉफ्टवेयर होता है। तो देखो ये 3D स्कैनिंग कर रहा है ये। तो 3D स्कैनिंग का होना ज़रूरी है, ताकि स्कैन करके उसका डिज़ाइन कंप्यूटर तक पहुंचाया जाए। फिर कंप्यूटर से उसको फिर 3D प्रिंटर के ज़रिए प्रिंट करके आपके सामने लाया जाए। क्या यहाँ तक की बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो एक तो ये चीज़ हो गई जो अभी आपको बतानी थी मुझे। अब हम अगर जाएं दूसरी चीज़ की जानिब, जिस जिस चीज़ के इसके मार्क्स हैं। तो अभी आपने एक चीज़ देखी होगी, इसी स्क्रीन के ऊपर एक रेड कलर का नीचे मटेरियल नज़र आ रहा है, आपको आ रहा है नज़र? इसकी बात कर रहा हूँ मैं, यहीं पे आ रहा था जो रेड कलर का, ये नज़र आ रहा है। ठीक है, ये क्या चीज़ है? ये बेसिकली आपका कोई ना कोई मटेरियल है, प्लास्टिक मटेरियल होगा। ये मटेरियल आपने देखा, ये हीट होके निकल रहा था इससे। ये अगर आप देखो, ये नज़र आ रहा है, ये रेडिश जो आपको ये सब नज़र आ रहा है, ये सब, ये जो रेड नजर आ रहा है, ये क्या हो रहा है? इसको एक टेम्परेचर मिल रहा है। कैन यू सी दैट? लिखा हुआ भी नजर आ रहा है कि 428 फ़ारेनहाइट। तो ये जो रेड हमने प्लास्टिक फॉर्म के अंदर ऊपर प्लेस किया था, यहीं पे कहीं पे जो उसने रिबन इसकी पूरी वो लगाई थी ना, ये लगी हुई ऊपर, सबसे ऊपर देखो, यहाँ पे अपना आ रही होगी। ये रेड कलर का जो प्लास्टिक आपको नजर आ रहा है, सही है? ये इस नोजल से, ये जो आपको नोजल सामने नजर आ रही है, इस नोजल से वो आपको क्या होगा? मेल्ट होके मिलेगा। कैन यू सी द नोजल? ये नोजल आपको नजर आएगी दोनों आर्म्स के बीच में, नजर आ रही है? तो ये दोनों आर्म्स के बीच की जो नोजल होगी, इसमें से ये देखो, ये जो प्लास्टिक है, इसके अंदर कोई ना कोई हीट डिफ्यूजर होगा। ठीक है, जो इसको हीट प्रोड्यूस करेगा, और वो जो सॉलिड प्ले जो वो प्लास्टिक है, वो मेल्ट होने के बाद यहाँ पे फिर ऑब्जेक्ट को बनाना शुरू करेगी। सही है? तो इसको हम कहते हैं बेसिकली एफडीएम, फ्यूज डिपोजिशन मॉडलिंग। फ्यूज डिपोजिशन मॉडलिंग के अंदर क्या होता है कि जो मटेरियल होता है उसको हीट दी जाती है। ठीक है, इधर ही से जो शायद ये दिखा है, अगर कोई चीज़ बना रहा था, ये देखो, इसी की बात कर रहा है। ये जो आपके पास प्लास्टिक आ रही है, ये प्लास्टिक जहां अंदर जा रही है, इसके अंदर आपके पास कोई ना कोई एक ऐसा मैकेनिज्म होता है जो इस प्लास्टिक को मेल्ट करता है। ठीक है ना? तो इसको एफडीएम कहते हैं, फ्यूज डिपोजिशन मॉडलिंग, जिसमें मटेरियल को इतना हीट किया जाता है कि वो हीट होने के बाद नोजल से गुजरे, और फिर वो नीचे होके जाके वो सॉलिड में तब्दील हो जाए। यहाँ तक बात समझ में आती है? तो हम वापस आ जाते हैं जो अपना काम था उसकी जानिब। ये तो हो गया, अब हमें जो लिखना है हम उसको देख लेते हैं पहले, यहाँ पे। तो आप भी लिखना शुरू करो। द प्रिंसिपल ऑपरेशन ऑफ 3D की अगर हम बात करें, तो इसमें 1 मार्क हमें मिलेगा जब हम ये बात करेंगे, बिल्ड्स अप द मॉडल वन लेयर एट अ टाइम। लिखो इसके बारे में। बिल्ड्स अप द मॉडल, बिल्ड्स अप द मॉडल, बिल्ड्स अप द मॉडल वन लेयर एट अ टाइम। एक वक्त के अंदर ये लेयर को बिल्ड करेगा। ये बात समझ में आती है? ठीक है, अब उसके बाद, अब मार्किंग में बहुत सारे पॉइंट है, लेकिन उसमें से एक ही पॉइंट लिखा जा सकता है कि इट मेक यूज ऑफ एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग। मैं यहाँ नहीं लिख रहा, क्योंकि 1 मार्क मुझे आउट ऑफ इन सब में से लिखेगा मिलेगा। वेरिएंट है इसका वेरिएंट है 11, अक्टूबर नवंबर 2023 11। तो पहली बात तो ये आ गई, बिल्ट अप द मॉडल वन लेयर एट अ टाइम। इसमें ये भी लिखा जा सकता है स्टार्टिंग फ्रॉम द बॉटम। ठीक है, अब उसके बाद जो अगला पॉइंट है वो हम क्या लिख सकते हैं, जिसके पॉइंट्स हैं एक्चुअल। ठीक है, अच्छा, इस स्पेसिफिक की अगर हम बात करें, बल्कि इसके अंदर 3 मार्क हमें मिल सकते हैं। वी विल स्पाई द टाइप ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। हम इसमें टाइप ऑफ मैन्युफैक्चरिंग तो खैर मार्किंग में इस तरह से डिफाइन भी नहीं किया हुआ, तो ज़रूरी नहीं है कि हम स्पेसिफाई करें। तो बिल्ड्स अप द मॉडल वन लेयर एट अ टाइम यूजिंग
यूजिंग एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, ये लिख सकते हो तुम। यूजिव एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग के जरिए, एडिटिंग देखा था तुमने जिसके ऊपर लेयर बाय लेयर ऐड हो रहा था ऐसे करके, ऐसे करते 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 एक ऑब्जेक्ट बन गया था। तो बिल्ड्स अप द मॉडल वन लेयर एट अ टाइम यूजिंग एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, 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 ठीक है, ये चीज़ हो सकती है। और उसके बाद हम ये लिख सकते हैं कि बिल्ड्स अप द मॉडल वन लेयर एट अ टाइम यूजिंग एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, स्टार्टिंग एट फ्रॉम द बॉटम। नहीं, ये एक पॉइंट नहीं है, ये तीन पॉइंट हो गए। स्टार्टिंग फ्रॉम द बॉटम, स्टार्टिंग फ्रॉम द बॉटम, आप समझ रहे हो। बिल्ड्स अप मॉडल वन लेयर एट अ टाइम, ठीक है, यूजिंग एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, स्टार्टिंग फ्रॉम द बॉटम, बॉटम से स्टार्ट होगी, एडिटिंग मैन्युफैक्चरिंग होगी, और बिल्ड करेगी लेयर वन बाय वन। क्या ये बात समझ में आता है, आती है। तो ये तुम्हारी इसकी 3 मार्क की हो गई चीज। बाकी ये भी हो सकता है इसके अंदर यूजिंग एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट, ये भी एक मार्किंग पॉइंट है, ठीक है। और ये भी लिख सकते हो कि मटेरियल इज फ्यूज्ड बाय फ्यूजिंग द मटेरियल, फ्यूज का मतलब होता है मेल्ट करके मटेरियल को। ये बात समझ में आती है। इज दैट क्लियर। हमारे पास सवाल बहुत सारे करने हैं तो मैं थोड़ा तेज जाऊंगा। डिस्क्राइब द पर्पज ऑफ टेम्परेचर सेंसर विद इन 3D प्रिंटर। टेम्परेचर सेंसर वहां क्या काम कर रहा था, तुमने देखा था टेम्परेचर दिखा रहा था। तो टेम्परेचर सेंसर क्या काम करता है, 2 मार्क के लिए बताओ। तो यहाँ पर आपने बहुत सारे आंसर्स दिए और तकरीबन सही थे। कि यहाँ पे जो हम बात करेंगे कि भाई टेम्परेचर सेंसर क्या करेगा। टेम्परेचर सेंसर आइडेंटिफाई करेगा कि ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर कितना है, ठीक है। टेम्परेचर सेंसर आइडेंटिफाई करेगा कि जो मटेरियल यूज हो रहा है उसका टेम्परेचर कितना है। और टेम्परेचर सेंसर ओवर हीटिंग से बचाएगा, है ना। पर्पस ऑफ टेम्परेचर सेंसर टू स्टॉप या टू प्रिवेंट ओवर हीटिंग, टू प्रिवेंट ओवर हीटिंग, ये एक मार्क है। ज़ाहिर है उसको सॉलिड भी तो होना है ना, तो इतना ज़्यादा थोड़ी वो मटेरियल को मेल्ट कर देगा कि वो मेल्ट हो जाए और सॉलिड ही ना हो पाए, ठीक है ना। टू प्रिवेंट ओवर हीटिंग बाय आइडेंटिफाइंग, आइडेंटिफाइंग टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट, कि ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर कितना है। आइडेंटिफाइंग टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट, ये 2 मार्क हो गए। प्रिवेंट ओवर हीटिंग बाय आइडेंटिफाइंग टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट, यहाँ तक बात समझ में आती है। आगे चलें नेक्स्ट सवाल की जानिब। वर्किंग ऑफ लेजर प्रिंटर की अगर हम बात करें, तो ये लेजर प्रिंटर आपके सामने आ रहा है। इसको हम लेजर प्रिंटर कहते हैं, जो नॉर्मली हम घरों में इस्तेमाल करते हैं, लेजर प्रिंटर, ठीक है। तो लेजर प्रिंटर के अंदर क्या होता है, इसकी वर्किंग की अगर हम बात करें, तो यहाँ कहता है कि इसमें सीक्वेंस ऑफ टास्क क्या क्या होते हैं, इसको ज़रा समझ लेना। जो शुरू के 1 से लेकर 4 जो है ना तुम्हारे, ये तो एक जनरलाइज पॉइंट है कि डाटा फ्रॉम द डॉक्यूमेंट इज सेंड टू द प्रिंटर। पहला पॉइंट अगर देखो कि जो भी डॉक्यूमेंट का डाटा होता है वो प्रिंटर को भेजा जाता है, पहला तो ये कह रहा है ना, डाटा फ्रॉम द डॉक्यूमेंट इज सेंड टू द प्रिंटर। फिर उसके बाद जो दूसरा बता रहा है ये, दूसरे में कहता है कि प्रिंटर ड्राइवर इंश्योर्स दैट द डाटा इन द फॉर्मेट दैट द चूजन प्रिंटर कैन अंडरस्टैंड। यानी डाटा उस फॉर्मेट में होना चाहिए जो उसको समझ में आए, जैसे पीडीएफ में हो, वर्ड फाइल में हो, डाटा का उस फॉर्मेट में होना ज़रूरी है जो प्रिंटर समझे। फिर चेक इज मेड बाय प्रिंटर टू इंश्योर दैट द चूजन प्रिंटर इज अवेलेबल। ऐसा होता है कि आप डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में काम करते हो, अलग अलग जगह जाते हो, तो वहाँ के प्रिंटर्स आपके पास ऐड हुए हुए होते हैं। तो करंटली जिस प्रिंटर से आपको निकालना होता है, तो आप ये भी देखते हो कि जो करंट सिलेक्शन ऑफ प्रिंटर है ये वही है जिसके साथ अटैच किया हुआ है। उसके बाद वो डाटा उठा के आप डाल देते हो प्रिंटर के बफर में, जो प्रिंटर का टेम्परेरी स्टोरेज एरिया होता है। ये 4 पॉइंट्स तो बड़े कॉमन है, ये वर्किंग नहीं है। वर्किंग 5 से शुरू होती है तुम्हारी, 5 से। क्या है कि 5 में कहता है कि प्रिंटिंग ड्रम गिवन पॉजिटिव चार्ज, एक प्रिंटिंग ड्रम होता है जिसको आप पॉजिटिव चार्ज देते हो। अच्छा, ये तो सारी लफ्जी बातें, मैं किसकी वीडियो दिखाता हूँ तुम्हें इससे और अच्छा समझ में आएगा।
ये आप देख सकते हो कि ये आपको एक प्रिंट निकालते हुए दिखा रहा है। ये एक लेजर प्रिंटर है। लेट मी चेक, ये लेजर ही है ना इसमें? कलर लेजर जेट, हाँ लेजर ही बोल रहा है। तो एक तो ये होता है कि जो लेजर जेट प्रिंटर होता है उसके अंदर आपके पास पाउडर इंक होती है। तो वो रेड आरजीबी भी हो सकती है और सियान मजेंटा येलो ब्लैक भी हो सकती हैं। यानी इन्हीं कलर के कॉम्बिनेशन से फिर आप जो है इमेज कलरफुल बना सकते हो। तो यहाँ से आपको समझ में आएगा कि यहाँ जैसे ये इमेज है, अब ये इमेज कलरफुल इमेज है, इसमें से अगर तुम कंपोनेंट्स कम करते जाओ, देखो ये कंपोनेंट कम हो रहे हैं, ये पूरी कलरफुल सही इमेज है। इसने ब्लू कम किया, रेड कम किया और ग्रीन कम किया, ब्लैक एंड व्हाइट हो गई। सबसे नीचे देखो ब्लैक के ऊपर उसने चेक लगाया हुआ है फोटोशॉप में। अभी येलो कंपोनेंट ऑन करेगा, रेड करेगा और ब्लू करेगा तो फिर वो अपने पूरी करेक्ट फॉर्म में आ जाएगी। तो उसने यहाँ पे यही किया कि ये बताने के लिए कि आपके पास कोई भी जो कलर बनता है वो कलर फॉर्मेशन होती कैसी है। अगर आप इस तस्वीर को पूरी देखो तो राइट साइड पे तीनों चीजों पे चेक लगा हुआ है। ये देखो इसने एक दो तीन तीनों चेक्स को हटाया तो ये ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर आ गई। तो इसने इसके कलर्स हटा दिए तो ब्लैक पिक्चर आ गई। तो होता क्या है कि सबसे पहले यहाँ पे भी ये वही चीज बता रहा है कि देखो इसने अब दोबारा से यहाँ पे इस ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर को, अब देखो ब्लू दिया, फिर रेड दिया, ठीक है, ये मेजेंटा होगा, और उसके बाद ये सियान मजेंटा येलो ब्लैक है ना, हाँ सियान मजेंटा येलो ब्लैक, येलो दिया तो अब ये पूरे फुल कलर में आ गई अपने, सियान मजेंटा येलो ब्लैक। तो इन चार कलर से ये मिलकर इमेज बनी थी। ये सारे इमेज कलर के कलर्स आ गए और एक इमेज फॉर्म हो गई। अब होता ये है कि ये तुम्हारे पास होती है कलर, ये लेजर जो होगा ना, लेजर के अंदर होता है टोनर, सही है। अब वो जो तुम्हें बात कर रहा था वो इसी ड्रम की बात कर रहा था कि जब आपके पास लेजर प्रिंटर होता है तो उसके अंदर ये एक ड्रम कहलाता है ओपीसी, और इसके साथ एक चार्जिंग रोलर होता है। जब चार्जिंग रोलर से ओपीसी ड्रम मीट करता है, टकराता है, तो वो उसको नेगेटिवली चार्ज कर देता है, ठीक है, नेगेटिवली चार्ज कर देता है। अब ये जो चीज आपके पास आके इसको पॉजिटिवली चार्ज कर रही है वो लेजर है जो इस पे पड़ रही है। वो लेजर जो इस पे पड़ रही है वो उसको पॉजिटिव चार्ज करी। अब जरा गौर से देखो, लेजर प्रिंटर के अंदर इस तरह से लेजर जो है वो तुम्हारे ओपीसी ड्रम पे पड़ती है, और जो भी चीज तुम्हें प्रिंट करनी होती है उसकी छवि छोड़ जाती है। छवि समझते हो, उसकी इमेज छोड़ जाती है। और जो राइट साइड पे नजर आ रहा है ये डेवलपर रोलर है, ये जो पिंक से नजर आ रहा है ये तुम्हारे पाउडर पार्टिकल है। डू दिस चेंजेस फॉलो अ पैटर्न, हाँ ऐसा ही है। अब क्या हो रहा है कि ये जो पार्टिकल्स है ब्लैक, ये जब स्पंज रोलर से जाएंगे तो अब इसमें क्या होगा कि जो फाजिल कह दो या एक्स्ट्रा होंगे वो हटा लिए जाएंगे। अब ये तुम्हारे पास एक टोनर है, उस टोनर के अंदर ये जो पिंक कलर का नजर आ रहा है ये सारा पाउडर है, ठीक है। चार्जिंग रोलर चार्ज होगा, फिर ओपीसी ड्रम में वो मूव करेगा, इससे पाउडर पार्टिकल निकलेंगे। नहीं, ये फॉलो स्पेसिफिक पैटर्न ही फॉलो करते हैं बेटा। अब ये तुम देख सकते हो ये पाउडर निकल रहा है, ये पाउडर जाके ओपीसी ड्रम जो नेगेटिवली चार्ज था लेजर के पॉजिटिवली चार्ज जो लेजर पड़ी है उसकी वजह से सिर्फ जहां जहां पॉजिटिव चार्ज थे वहां जाके ये चिपक रहा है। कैन यू सी दैट? आपके पास दो ड्रम से एक ड्रम आपका जो है नेगेटिवली चार्ज है ओपीसी ड्रम, और जो पार्टिकल्स निकल रहे हैं वो जो लेजर पड़ी थी, लेजर कहाँ से पड़ना शुरू हुई थी वो देख लो। यहां से मैं बता रहा था आपको, देखो एक्चुअल आपको ये चीज याद होनी चाहिए, ये चीज ओपीसी ड्रम, याद रखो, ओपीसी ड्रम नेगेटिव चार्जिंग रोलर उसको नेगेटिव चार्ज दे रहा है। इसके ऊपर जब लेजर पड़ेगी, लेजर पे क्या चीज आएगी, जो ऑब्जेक्ट बनाना है। ये देखो जैसी लाइट पड़ रही है पॉजिटिव हो रहा है, तो नेगेटिव पे पॉजिटिव डिपॉजिट हो रहा है। इस ड्रम के ऊपर एक छवि बन जाएगी जो चीज तुम्हें प्रिंट करनी है। ये देखो, ये चीज प्रिंट होनी है, लेकिन ये प्रिंट होने के लिए अभी इस पे इंक नहीं लगी है। तो ये जो इंक के जो पार्टिकल्स हैं अब ये जाकर इस तरह से इस पर डिपॉजिट होना शुरू हो जाएंगे। जैसे जैसे डिपॉजिट होना शुरू हो जाएंगे ये चिपकते चले जाएंगे, देख सकते हो आप। तो इसमें से आप ये देख रहे हो कि कुछ पार्टिकल्स हैं जो पॉजिटिव पे चिपक रहे हैं, बाकी सारे निगलेक्ट हो रहे हैं। स्पंज रोलर उन पार्टिकल्स को जो उस पे नहीं चिपक रहे वो फाजिल है उसको हटा रहा है। वो देखो हटाता रहेगा, ये देखो हटाता रहेगा, ये वापिस आ जाएंगे तुम्हारे, ये तुम्हारे इसके अंदर वापिस आ जाएंगे तुम्हारे ये जो टोनर है। तो जब ये चलता रहेगा तो इस तरह से ये पार्टिकल्स निकल के इस पे चिपकते रहेंगे। अब यहां से एक्चुअल देखो तुम्हें नजर आ रहा होगा कि जब ये पार्टिकल्स इस पे जाएंगे तो पॉजिटिव पार्टिकल्स पे डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा इंक के पार्टिकल। जब ये हो जाएंगे तो इसके अंदर एक फ्यूजर डिफ्यूजर भी लगा होगा जो इसको मेल्ट करेगा इस इंक को। देखो अब ये इंक के पार्टिकल चिपक गए तुम्हारे रोलर पे चिपक गए। अब जब इसमें पेपर गुजरेगा, ठीक है, पेपर जब गुजरेगा तो पेपर पे ऊपर जाकर ये मेल्ट होना शुरू होंगे। अब आने वाली चीज में यही देखोगे कि जहां जहां पॉजिटिव है इसका मतलब है वहां पे पार्टिकल चिपक गए, ठीक है।
तो ये हीट रोलर से जब होके गुजर रहे हैं तो तुम देख रहे हो कि वो जो पार्टिकल्स है वो मेल्ट हो रहे हैं। हीट रोलर से होके गुजरते हुए ये मेल्ट हो रहे हैं और साथ साथ इसके पेपर जा रहा है। तो ये पेपर के ऊपर कलर के पार्टिकल, बेटा वो लेफ्ट आउट इसलिए हो रहे हैं कि वो चिपके नहीं है ना। ठीक है। अब तुम्हें समझ में आ रही होगी बात ये अब्दुल्ला, कि वो जो वहां पर लेजर जो शाइन कर रहा था ओपीसी ड्रम के ऊपर, चार्ज पार्टिकल जो वहां पे डिपॉजिट हो रहे थे, तो वहां से निकलकर वो चार्ज पार्टिकल पेपर पे आएंगे और पेपर पे जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं वो डिपॉजिट हो जाएंगे। अब देख सकते हो ये, अब ये हर एक एक अपनी, जैसे हमने देखा था ना सियान मजेंटा येलो ब्लैक, तो सियान से जितना निकलना था उतना निकला। ठीक है। मजेंटा से निकला, फिर येलो से निकला और ब्लैक से निकला। और ऐसे करते करते एक कलरफुल प्रिंट पेज आपके सामने आ जाता है। ये वीडियो देखने के बाद अब तुम्हारे लिए वो एक्सप्लेनेशन आसान हो जाएगी। तुम लोगों ने देख ली, समझ ली, बताओ। यहाँ देख लो। पांचवें पॉइंट से अगर तुम शुरू करो, यू विल चेक इट फ्रॉम द फिफ्थ पॉइंट। तो पांचवें पॉइंट से देखो क्या बात बताई जा रही है यहाँ पे। प्रिंटिंग ड्रम, अब आ जाएगी समझ में। प्रिंटिंग ड्रम गिवन अ पॉजिटिव चार्ज। ठीक है। एज दिस ड्रम रोटेट्स, a laser beam scans across it, removing the positive charge in certain areas, leaving negatively charged area which exactly match the text या इमेज ऑफ द पेज टू बी प्रिंटेड। जो कुछ प्रिंट करना है वो ओपीसी ड्रम पे उसकी इमेज आ जाएगी। ड्रम इज कोटेड विथ पॉजिटिवली चार्ज टोनर। ड्रम कोट हुआ हुआ होगा, पाउडर इंक होगी। सिंस द टोनर इज पॉजिटिवली चार्ज और ड्रम जो था, ड्रम पॉजिटिवली चार्ज है, इट ओनली स्टिक्स टू द नेगेटिवली चार्ज पार्ट्स ऑफ द ड्रम। ठीक है। तो यहां पर एक छोटी सी मुझे लगता है, प्रिंटिंग ड्रम गिव्स अ पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिवली चार्ज एरियाज वेयर एग्जैक्टली मैच द टेक्स्ट। तो कहते हैं ड्रम इज कोटेड विद पॉजिटिवली चार्ज टोनर। ठीक है, पाउडर्ड इंक। सिंस द टोनर इज पॉजिटिवली चार्ज, क्योंकि टोनर पॉजिटिवली चार्ज होगा, इट ओनली स्टिक्स टू द नेगेटिवली चार्ज पार्ट ऑफ द ड्रम। तो जितने नेगेटिवली चार्ज पार्ट होंगे, क्योंकि उसने वहां बोला था ना कि लीविंग द नेगेटिवली चार्ज एरियाज वेयर एग्जैक्टली दे मैच द टेक्स्ट इमेज ऑफ द पेज। तो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल वो तस्वीर बना के रखेंगे जो तुम्हें प्रिंट करनी है। ड्रम तो जो है वो कोटेड होगा पॉजिटिव टोनर के साथ। तो जब टोनर पॉजिटिवली चार्ज होगा तो वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल की तरफ अट्रैक्ट करेगा। ये बात समझ में आ रही है। तो नेगेटिवली चार्ज शीट ऑफ पेपर इज रोल्ड ओवर द ड्रम, और फिर ड्रम के अंदर से आपके पास पेपर निकलेगा। टोनर ऑन द ड्रम स्टिक्स टू द पेपर टू प्रोड्यूस एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ द पेज सेंड टू द प्रिंटर। फिर टोनर जो है वो एग्जैक्ट कॉपी ऑफ द पेज भेजेगा। टू प्रिवेंट पेपर स्टिकिंग टू द ड्रम, ताकि पेपर स्टिक ना करे, तो इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन द पेपर इज रिमूव। इलेक्ट्रिक चार्ज पेपर से रिमूव कर दिया जाएगा आफ्टर वन रोटेशन ऑफ द ड्रम। द पेपर गोज थ्रू द फ्यूजर। फ्यूजर का काम ये होगा कि उसमें हीटेड रोलर्स होंगे जो उस इंक को मेल्ट करेंगे। वेयर द हीट मेल्ट्स द इंक सो दैट इट फिक्सेस परमानेंटली ऑन द पेपर, ताकि वो परमानेंटली फिक्स हो जाए पेपर पे जाके। फिर आखिर में एक डिस्चार्ज लैम्प का इस्तेमाल होगा जो तमाम के तमाम पार्टिकल्स आपके उस ओपीसी ड्रम में से हटा देगा, ताकि आपका नेक्स्ट पेज जो है वो रेडी टू प्रिंट हो। क्या ये बात समझ में आती है? पांचवें से लेकर 11वें तक तुम्हारे ये 6 पॉइंट हैं जो तुम्हें याद करने हैं लेजर की वर्किंग। उसमें तुमने क्या क्या बातें याद रखनी है? उसमें तुम ये याद रख सकते हो कि ड्रम गिविंग अ चार्ज, ये वाली बात, प्रिंटिंग ड्रम गिविंग अ पॉजिटिव चार्ज, प्रिंटिंग ड्रम को पॉजिटिव चार्ज दोगे, ये बात ऊपर लिखी हुई है। ठीक है। तो अब उसके बाद जब ड्रम को आपने पॉजिटिवली चार्ज दे दी है, तो अब आप ये कह सकते हो कि क्योंकि टोनर पॉजिटिवली चार्ज है, तो ये सिर्फ स्ट्रिक करेगा नेगेटिवली चार्ज पार्ट ऑफ द ड्रम के ऊपर। ये दूसरी बात आ गई। ठीक है। क्या है? इट गेट अटैच टू पॉजिटिवली चार्ज वंस। देखो, वो ये कह रहा है, इसको इस तरह से समझो कि आपके पास जो ड्रम था ना, ड्रम हैज नेगेटिव चार्ज, और लेजर जो था उस पर पॉजिटिवली चार्ज था। ठीक है, बल्कि ये कह दो कि ड्रम पॉजिटिवली चार्ज है, जो लेजर उसके ऊपर शाइन करवा रहा था। ठीक है। एक सेकेंड, सिंस टोनर इट ओनली स्टिक्स टू द नेगेटिव चार्ज पार्ट ऑफ द ड्रम। टोनर आपका पॉजिटिवली चार्ज है। ठीक है। तो उसकी वजह से जो नेगेटिवली चार्ज पार्ट होंगे ड्रम के, उसके ऊपर ही जाके डाटा फिट होगा ना, या जो भी पार्ट ऑफ लेदर के जो भी आपके पास बीम आ रही होगी वो उसके ऊपर जाके अटैच होगी। क्योंकि उसके अंदर जब आप नेगेटिवली चार्ज शीट ऑफ पेपर डालोगी, तो पेपर जो ड्रम होगा वो तो पॉजिटिवली चार्ज होगा। तो ड्रम के जो पॉजिटिवली चार्ज एरियाज हैं वो शीट के नेगेटिवली चार्ज एरियाज के ऊपर पार्टिकल्स को डिपॉजिट करा देंगे। अब आती है बात समझ में?
वो हो सकता है वीडियो के अंदर उसको वाइस वर्सा कर दिया हो। ठीक है, बट ये जो तुम्हारे पास यहाँ लिखा हुआ है तुम इसी को फॉलो करो, कि ड्रम जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है। ये बात समझ में आती है? इट डिपेंड्स ऑन व्हाट। डिपेंड्स, ये तो डिपेंड्स तो सारा का सारा ड्रम के ऊपर ही करता है। वो जो वीडियो उसने दिखाई है, अब जैसे यहाँ पर ये बात कर रहा है कि यार यहाँ पे ड्रम जो है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है। हाँ, आपको एग्जैक्टली exactly वो जो बुक में लिखे हुए हैं वो आपने लिखना है। तो आप इसको चेंज नहीं करना। अब आप ये नहीं बोलोगे कि प्रिंटिंग ड्रम गिविंग नेगेटिव चार्ज, आप बोलोगे प्रिंटिंग ड्रम जो है उसके पॉजिटिवली चार्ज। ये आप कहोगे। हाँ, वही बात जरूर है कि वीडियो के अंदर जो एक्सप्लेनेशन दिखाई है वहां पर उसको वो नेगेटिवली चार्ज दिखा रहा था। लेकिन यहाँ पर आप यही लिखना जो आपके पास गिवन है, जो बुक में गिवन है वही पढ़ोगे, कि प्रिंटिंग ड्रम गिवन अ पॉजिटिव चार्ज, आप यहीं से पढ़ोगे। तो आप यू विल फॉलो व्हाट द बुक हैज बीन गिवन। यहाँ तक की बात समझ में आती है? ये वर्किंग समझ में आई तुम लोगों को? बताना मुझे। ये तुम्हारे पास वर्किंग है लेजर की। इज दैट क्लियर? ये एक सवाल यहाँ पे निकलता है, वर्किंग ऑफ लेजर। एक और दिखाता हूँ, वर्किंग ऑफ इंकजेट। ये इंकजेट है। ये तो मुकम्मल हो गया था ना। अब इंकजेट के अंदर थोड़ा डिफरेंट फिनोमेना है। इंकजेट यहाँ देख लेते हैं। इसमें ना, इंकजेट में ये वहाँ टोनर इस्तेमाल होता है, ठीक है, यहाँ कार्टेज होती है। इसके अंदर लिक्विड इंक होती है। ठीक है। तो अगर आप किसी चीज़ को हीट दो, तो हीट देने की वजह से वो एवोपरेट करती है। एवोपरेट करती है तो बबल बनाती है। वो बबल आके डिपॉजिट होता है। यहाँ पर आपको ये कहता है कि यहाँ पे 2100 से लेकर 4200 नोजल्स पर डाय पे होते हैं। ठीक है। और 21,000 नोजल्स प्रिंट कर रहे होते हैं, छोटे छोटे। तो यहाँ पर आगे अगर हम देखें, यहाँ से ये नोजल्स कार्ट्रिज के आगे लगे हुए हैं। ठीक है। ये नोजल्स लगे हुए हैं। यहाँ से ड्रॉपलेट्स ऑफ इंक निकलेगा। रिजर्वायर है, इंक रिजर्वायर, ऊपर जो है समझ लो इंक की टंकी है। ठीक है। और प्रिंटिंग होगी। ये डायरेक्शन भी उसने बता दी। अब ये देखो, ये बहुत छोटे छोटे आपको यहाँ पर टाइनी डॉट्स नजर आ रहे हैं। इन डॉट्स में से इंक निकलेगी। ये जो ऊपर ग्रीन नजर आ रहा है ये तुम्हारी इंक है। ठीक है। जब इंक रेजरवायर, देखो इंक बता दिया उसने, इंक रेजरवायर। इंक रेजरवायर को जब हीट मिलती है ना, तो हीट मिलने की वजह से उसको एवापोरेट होना होता है, नोजल से निकलना होता है। ठीक है। तो नोजल से जब वो निकलने के लिए ऊपर से इस पर प्रेशर पड़ेगा तो वो इन टाइनी ड्रॉपलेट्स में से निकलेगी। ये बात समझ में आ रही है? देखो ये छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स आपको नजर आ रहे हैं। तो जब इंकजेट प्रिंटर काम करता है, तो इसको एक इंक जो है, मतलब इसको थर्मल बबल, इसमें टेक्नोलॉजीज इस्तेमाल होती हैं। एक तो इलेक्ट्रिक चार्ज भी मिलता है जिसकी वजह से वाइब्रेशन होती है, और एक इसकी थर्मल बबल की टेक्नोलॉजी होती है। तो या तो ये हीट के जरिए नोजल में से इंक निकालता है, या फिर वाइब्रेशन के जरिए निकालता है। वाइब्रेशन के जरिए भी तो चीज बाहर आ सकती है ना। तो ये देखो, ये नोजल्स हैं। ठीक है, चैम्बर वॉल्स कह लो। तो इसमें एक रेजिस्टर लगा हुआ होता है। जैसे ही इसको एक सर्टेन करंट मिलता है, तो ये रेजिस्टर जो है अलाउ करता है इंक को कि वो वहां से बाहर निकले। पॉइंट समझ लो? तो ये इसलिए बता रहा हूँ कि जब लिखोगे तो तुम्हें कम से कम ये चीज़ें याद रहेंगी। ठीक है। तो यहाँ पर वो बता रहा है कि इंक फ्लो हो रही है, और फिर वो रेजिस्टर्स के जरिए जो है जब उसको हीट मिलेगी, देखो ऊपर से आप देख सकते हो कि इसको सम सर्टेन माइक्रो सेकेंड्स, या तो इलेक्ट्रिक कोई ना कोई वोल्टेज अप्लाई होता है, या फिर थर्मल बबल के जरिए ये काम करेगी। ये बात समझ में आती है? मैं उसकी एग्जांपल तुम्हें दे सकता हूँ। घर में आइस क्यूब्स होते हैं, आइस क्यूब्स के अंदर पानी भर देते हो, वो जम जाते हैं। उसके बाद जब उनको निकालना होता है तो उल्टा करके आइस क्यूब्स को दोनों तरफ से प्रेशर अप्लाई करते हो, तो वो बाहर निकलता है ना, इसी तरह जिस तरह से ये निकलते हुए तुम्हें नजर आ रहा है। ठीक है। तो इसकी ये एग्जाम्पल हो सकती है कि ऊपर इंक वायर है, इसके ऊपर एक सर्टेन आपने कह सकते हो प्रेशर अप्लाई करना है, या करंट अप्लाई करना है, या कोई हीट प्रोड्यूस करनी है, जिसकी वजह से नोजल से जो है, हाँ, नोजल अप्लाई होगा अपवर्ड से। ठीक है। और फिर ये इस तरह से ड्रॉपलेट्स बन बन के पेपर पे गिरेंगे। ये एक पेपर पे अभी गिरेगा, ये पेपर पे गिरते हुए आपको नजर आएगा। और फिर ये थोड़ा सा स्प्रेड आउट हो जाएगा, तो ये एक कतरा गिरेगा, इस तरह से बहुत सारे टाइनी डॉट्स होंगे, मिलियंस ऑफ टाइनी डॉट्स होते हैं। वो मिलियंस ऑफ टाइनी डॉट्स जो है इसके ऊपर स्टिक करते रहेंगे। बता रहे हैं ना, इतने माइक्रो सेकंड की बात होती है ये। तो फिर ये जब स्प्रेड अप हो जाते हैं, इसके ऊपर मजीद कलर्स अगर आपके पास होते हैं, तो वो ये पेपर बता रहा है, ये जो आपको नजर आ रही है वाइट सरफेस, ये पेपर है। ठीक है। तो ये इंक ड्रॉपलेट गिरता है, और उसके बाद गिरने के बाद फिर धीरे धीरे इस तरह करके ये पूरी इमेज फॉर्मेशन होती है।
तो आई होप आगे जाके ये बताएगा कि भाई किस तरह से ये एक सर्टेन इमेज पूरी बनाता है। इस वाले में तो शायद उसने नहीं बताया है। मैं तुम्हें एक दो वीडियो और दिखा देता हूँ। उसमें बहुत अच्छे तरीके से उसने बताया था कि किस तरह से इमेज बनती है। यही आपको बता रहा है कि इंकजेट में ये आपके पास कार्ट्रिज है, वहाँ टोनर होता है लेज़र में। इस कार्ट्रिज से देखो ये इसको अप्लाई हो रहा है, ठीक है। और जैसे ही आपके पास करंट अप्लाई हो रहा है वैसे ही ये चार्ज होने के बाद ड्रॉपलेट्स ऑफ इंक जो है वो नीचे गिरा रहा है। तो ये इस तरह से आपके पास इसको वोल्टेज अप्लाई होता रहता है एक सर्टेन, और ये फिर इस तरह से कलर ड्रॉप करके कोई ना कोई सर्टेन इमेजेस बनाती है। रेड ग्रीन ब्लू से मिलके एक कलर बनता है। रेड ग्रीन ब्लू से यानी मल्टीपल कलर्स बनाए जा सकते हैं। तो ये सियान मजेंटा येलो ब्लैक इनके इंक रिजर्वायर होते हैं। ये जैसे जैसे पढ़ रहे होते हैं वैसे वैसे आपके साथ इमेज जो है वो मिलके बन के आ रही होती है। क्या यहाँ तक की बात समझ में आती है? ये इंकजेट था। अब आप इंकजेट की तरफ अगर आओ तो इंकजेट की वर्किंग आपको यहाँ नजर आएगी। हाँ, ये तुम्हें कुछ डिफरेंसेस पता होने चाहिए कि जो इंकजेट प्रिंटर होता है ना वो साइज में छोटा होता है और सस्ता होता है, ठीक है। इसकी प्रिंट ऑफ क्वालिटी अच्छी होती है। ये जो बात कर रहा था ना कि इंक ड्रॉपलेट्स जो निकलते हैं, मैं तुम्हें बार बार कह रहा था कि ये थर्मल बबल या फिर पाइजो इलेक्ट्रिक, ये दो टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करती हैं। थर्मल बबल में टाइनी रेजिस्टर्स क्रिएट लोकलाइज हीट। रेजिस्टर्स की मदद से हीट प्रोड्यूस होती है। विच वन पॉइंट्स मोर अमाउंट प्रिंट मोर अमाउंट। देखो, ये समझ लो कि जहां तुम्हें हाई क्वालिटी ऑफ कलर प्रिंटिंग रिक्वायर्ड है ना, तो वहां तुम इंकजेट इस्तेमाल करते हो। और जहां पे तुम्हें लार्ज वॉल्यूम ऑफ प्रिंटिंग चाहिए वहां लेजर इस्तेमाल होता है, ठीक है। अच्छा, वो ये कहता है कि टाइनी रेजिस्टर से तुम्हारे पास एक हीट प्रोड्यूस होती है, ठीक है, विच मेक्स द इंक वेपराइज। हीट होने की वजह से वो वेपराइज होने की कोशिश करती है। दिस कॉजेज द इंक टू फॉर्म अ टाइनी बबल, जिसकी वजह से एक बबल बनता है। जैसे ही बबल एक्सपैंड होता है तो सम ऑफ द इंक इज इजेक्टेड फ्रॉम द प्रिंट हेड ऑन टू द पेपर। आपने देखा था फिर प्रिंट हेड से निकल के पेपर पे चले जाती है। व्हेन द बबल कोलैप्स, उसी वीडियो में आपने देखा था बबल कोलैप्स हुआ था। अ स्मॉल वैक्यूम इज क्रिएटेड विच अलाउ फ्रेश इंक टू बी ड्रॉन ऑन टू द प्रिंट हेड। और प्रिंट हेड के ऊपर इंक आ जाती है और फिर ये साइकिल कंप्लीट चलती रहती है। फिर एक पाइजो इलेक्ट्रिक होता है कि अ क्रिस्टल इज लोकेटेड एट द बैक ऑफ इंक रेजरवायर। वो जो इंक रेजरवायर आपको दिखाए थे अभी मैंने, जिसको कार्ट्रिज कहते हो, ठीक है, फॉर ईच नोजल द क्रिस्टल इज गिवन अ टाइनी इलेक्ट्रिक चार्ज। अभी आप देख रहे थे ना कि आपके पास ऐसे करके बनाया हुआ था और ये सर्किट बना हुआ था। तो वो सर्किट जैसे ही यहाँ इसको टच करता वैसे ही बबल से इंक का ड्रॉप निकल रहा था, आपने देखा था। द क्रिस्टल इज गिवन अ टाइनी इलेक्ट्रिक चार्ज विच मेक्स इट वाइब्रेट। दिस वाइब्रेशन फोर्सेस इंक्स टू इजेक्ट ऑन टू द पेपर। तो ये दो चीजें आ गई। अब वर्किंग जो है ऊपर 1 2 3 4, ये वही वाली है जो आपकी ऊपर लेजर में थी, सही है। अब यहां से शुरू करते हैं कहानी। अ शीट ऑफ पेपर इज फेड इनटू द मेन बॉडी ऑफ द प्रिंटर। तुम लोगों ने प्रिंटर में पेपर डाला ही होगा। अगर तुम प्रिंटर से पेपर थोड़ा सा बाहर रखते हो तो प्रिंटिंग शुरू नहीं होती। उसके लिए तुम्हें प्रिंटर से पेपर को थोड़ा दबा के डालना होता है, ताकि वो जब अंदर जाके टकराए तो वो सेंसर उसको डिटेक्ट करे कि पेपर अंदर तक गया है पेपर ट्रे में। तो सेंसर डिटेक्ट करता है कि भाई पेपर अवेलेबल है या नहीं है, ठीक है, फिर फीड ट्रे के अंदर। अगर वो आउट ऑफ ट्रे या जैम होता है तो फिर एरर मैसेज आ जाता है आपके पास। अच्छा, एज द शीट ऑफ पेपर इज फेड थ्रू द प्रिंटर द प्रिंट हेड मूव्स फ्रॉम साइड टू साइड अक्रॉस द पेपर प्रिंटिंग द टेक्स्ट और इमेज। यानी ऐसे समझ लो कि ये आपके पास प्रिंट हेड है, ये इस पे कार्टेज लगी हुई है। ये कार्टेज यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ जाएगी। यानी ये समझ लो कि ये पेपर है और ये आपके पास प्रिंट हेड है और ये नोजल है। पॉइंट समझ रहे हो? तो ये नोजल तुम्हारा, ये यानी ये नोजल कभी इधर जाएगा कभी इधर जाएगा कभी इधर जाएगा। पॉइंट समझ रहे हो मेरे? यानी एक एक लाइन के लिए ये इधर जाके प्रिंट करेगा 1 लाइन। जैसे टाइप राइटर देखा होगा तुमने, टाइप राइटर में नहीं होता, टाइप राइटर के अंदर पहले एक लाइन प्रिंट होती है, ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा जाता है, फिर वो वापस करते हैं, फिर ये दोबारा यूँ जाता है। तो इंकजेट में इसी तरह से होता है कि जो कार्ट्रिज होती है ये एक एक करके ऐसे करके लेफ्ट साइड चले जाती है। फिर जब प्रिंट होना होता है तो फिर ये ऐसे करके, यानी ये इसके मैं स्टेजेस बता रहा हूँ, फिर यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ ऐसे मूव कर रही होती है। तो यहाँ से यही बात तुम्हें कहता है कि एज द शीट ऑफ पेपर इज फेड थ्रू द प्रिंटर द प्रिंट हैड मूव फ्रॉम साइड टू साइड। वो ये बता रहा है, हाँ, हॉरिजॉन्टल चलेगा। अक्रॉस द प्रिंटिंग पेपर टू द फोर इंक कलर आर स्प्रेड इन देयर एग्जैक्ट अमाउंट। तो वो जो फोर कलर्स होंगे एग्जैक्ट एग्जैक्ट अमाउंट के अंदर वो प्रोड्यूस कर दिए जाएंगे।
एट द एंड ऑफ ईच फुल पास का मतलब है एक लाइन मुकम्मल होने के बाद द प्रिंट हेड द पेपर इज एडवांस वेरी स्लाइटली। तो आप देखते हो कि पेपर थोड़ा सा ऊपर की जानिब चला जाता है। एक पेज प्रिंट हो गया, जैसे प्रिंटिंग होती थी। तो यहाँ पर अगर आप देखो ना कि टाइपराइटर के अंदर किस तरह से काम करता था, तो टाइपराइटर भी ऐसे ही काम करता था जो ये बता रहा है। ये एक मैनुअल मैकेनिज्म दिखा रहा है, देखो ये पेपर निकल रहा है, ये तो मैनुअली इसको सेट कर रहा है। वरना तुम्हारे पास जो प्रिंटर होता है उसके अंदर पेपर स्लाइड एक एक मूवमेंट करके स्लाइड करके काम कर रहा होता है। तो वो जो बता रहा था कि पहले तुम्हारे पास ये जो रीड राइट हेड मूवमेंट है, जब ये टाइप करना शुरू करेगा तो इसके बीच में बिल्कुल आपको जो ये नज़र आ रहा है वहां पे तो कार्टेज लगी हुई होती है, यहाँ पे ये आपको इस तरह से नजर आएगा। ये तो खैर इतना टाइम इसने पेपर सेट करने पे लगा है। अब ये जैसे जैसे ये तो मैनुअली काम करेगा कि जो भी लिखेगा ये वैसे वैसे ही देखो रिबन लगी हुई है आगे। वो रिबन जाके मतलब पहले आपके पास लेटर होगा, लेटर और पेपर के बीच में रिबन होगी, रिबन पे कार्बन होगा। जब वो जो इसका कह सकते हो हैमर है, ये स्टिक करेगा उसके ऊपर, किसके ऊपर, तुम्हारे लेटर पे। तो वो जाके हिट करेगा पेपर पे रिबन के साथ और जाके कोई ना कोई लेटर टाइप हो जाएगा। ये आप देख सकते हो ये टाइप कर रहा है तो आपके लेटर टाइप हो रहे हैं। तब आप खुद देख सकते हो ये साइड बाय साइड मूव कर रहा है। यही काम आपके प्रिंटर में ऑटोमेटिक मूवमेंट से होता है। जब ये एक लाइन मुकम्मल कर लेगा तो फिर एक लाइन मुकम्मल करने के बाद जैसे ये भी लिख रहा है ये, तो ये लिखने के बाद एक लाइन मुकम्मल करने के बाद फिर ये मैन्युअली जिस तरह से पेपर को स्लाइड ऊपर की जानिब करेगा, आपके प्रिंटर में ये काम ऑटोमेटिकली हो जाता है। ये बात समझ में आ रही है? तो अभी वापस आके यहाँ देख लेते हैं जो हमसे कह रहा था बात। नहीं नहीं, टाइपराइटर सिलेबस में नहीं है। टाइपराइटर से सिर्फ मैं दो चीज़ें तुम्हें बता रहा था जो मैनुअली हो रही थी, जो हमारे पास कंप्यूटराइज्ड हो जाती हैं। जो बता रहा था ना कि जैसे जैसे शीट ऑफ पेपर आप डालोगे प्रिंटर के अंदर तो प्रिंट हेड मूव फ्रॉम साइड टू साइड। आपको जो प्रिंट हेड है वो ऐसे मूव करेगा साइड टू साइड अक्रॉस द पेपर, और उसके बाद जो फोर इंक जो है कलर वो स्प्रे हो जाएंगे। कहता है एट द एंड ऑफ ईच फुल पास का मतलब है कि जब एक लाइन मुकम्मल हो जाएगी द पेपर इज एडवांस वेरी स्लाइटली, और फिर जो पेपर है आपका वो लाइन से थोड़ा और ऊपर की जानिब चला जाएगा टू अलाउ नेक्स्ट लाइन टू बी प्रिंटेड। दिस कंटिन्यूज अंटिल द होल पेज हैज बीन प्रिंटेड। इफ देर इज मोर डाटा इन द प्रिंटर बफर देन द होल प्रोसेस फ्रॉम स्टेज 5 इज रिपीटेड। वही शीट ऑफ पेपर चला जाएगा और वही प्रिंटिंग होना शुरू हो जाएगी। वंस द प्रिंटर बफर इज एम्प्टी, प्रिंटर बफर एक दफ़ा खाली हो गया। अब प्रिंटर बफर की मैं तुम्हें बता देता हूँ एक्सप्लेनेशन के, ये प्रिंटर बफर क्या है। प्रिंटर बफर ये है कि जब भी तुम प्रिंट भेजते हो तो तुम्हारे पास अगर 50 पेजेस का प्रिंट है तो वो तुम्हारे पीसी से तो फटाफट निकल जाएगा, लेकिन प्रिंटर से फटाफट नहीं निकलेगा, मानते हो? हमारे पास बफर एक मेमोरी एरिया होता है, बफर के बारे में अपने पास याद रख लो कि बफर हमारे पास यूजुअली डिवाइसेस के अंदर टेम्परेरी स्टोरेज एरिया होता है, टेम्परेरी स्टोरेज एरिया। आपका माइक्रो प्रोसेसर बहुत तेजी से 50 पेजेस को प्रिंट करने की जॉब प्रिंटर को भेजता है, बट क्या प्रिंटर उसी तेजी से 50 पेजेस प्रिंट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, क्योंकि प्रिंटर की स्पीड स्लो है और माइक्रो प्रोसेसर की स्पीड तेज है। इस स्पीड मिसमैच को खत्म करने के लिए आपको प्रिंटर बफर की जरूरत पड़ती है। जब दो डिवाइसेस जो कि एक तेज है और एक स्लो है ये आपस में कोऑर्डिनेट करती हैं, तो जो डेटा है वो थोड़ी देर के लिए आपके प्रिंटर के बफर में रह जाता है। यस, जो भी हम पेजेस भेजते हैं वो ज़्यादा वो चला जाता है बफर में। बफर एक टेम्परेरी स्टोरेज एरिया होता है जो उन तमाम 50 पेजेस को अपने पास स्टोर करके रखेगा, ठीक है। और धीरे धीरे फिर वो उसी बफर से डाटा निकाल के, यानी प्रिंटर के अंदर भी एक टेम्परेरी स्टोरेज यानी प्रिंटर के अंदर भी एक जगह होती है, उसको आप बफर कहते हो अब्दुल्ला। प्रिंटर में एक टेम्परेरी स्टोरेज एरिया होता है जो डाटा को होल्ड करता है। जो डाटा आपने अपने कंप्यूटर से प्रिंटर को भेजा है वो डाटा जाके प्रिंटर में उसके बफर में स्टोर होता है, ताकि प्रिंटर फिर अपनी स्पीड के हिसाब से एक एक करके प्रिंट को पेपर जो है ना जो प्रिंट भेजा गया है उसको पेपर पे प्रिंट कर सके। ये बात समझ में आती है? तो अगर बफर नहीं होगा ना तो माइक्रो प्रोसेसर की स्पीड बहुत तेज होती है, तो प्रिंटर के पास डाटा पहुंच रहेगा ही नहीं, क्योंकि बहुत डेटा बहुत तेजी के साथ अगर जाता है और प्रिंटर अगर उसको होल्ड करने की सलाहियत नहीं रखता तो वो कैसे उसको होल्ड करेगा। तो इसीलिए वो सारा का सारा डाटा माइक्रो प्रोसेसर बफर में भेज देता है
प्रिंटर के। फिर प्रिंटर एक एक करके उस बफर से वो डाटा लेते जाता है और प्रिंट करते जाता है। क्या ये बात तुम लोगों को आ रही है समझ में? तो जब एक दफा प्रिंटर बफर खाली हो जाता है तो प्रिंटर इंटरप्ट का सिग्नल भेज देता है कंप्यूटर को, जो एक रिक्वेस्ट होती है कि क्या मजीद डाटा भेजना है। अगर मजीद डाटा नहीं भेजा जाता तो इसका मतलब है प्रिंटर को ये पता चल जाता है कि मजीद डाटा नहीं है उसके पास आने के लिए। यहाँ तक बात समझ में आती है? और अगर उसका अगर उसके पास कोई इंटरप्ट कोई मैसेज मजीद आ जाता है तो इसका मतलब होता है कि मजीद डाटा आपके लिए प्रिंट होने के भेजा जा रहा है। यहाँ तक की बात बताना समझ में आ गई? तो हमने यहाँ पे प्रिंटर्स की तमाम वर्किंग्स को तो देख ही लिया। ठीक है, लेजर देख लिया, 3D प्रिंटर देख लिया। अब हम देख लेते हैं वर्किंग ऑफ माइक्रोफोन और स्पीकर। क्योंकि स्पीकर और माइक्रोफोन जो है ना वाइस वर्सा काम करती हैं। ठीक है, उसके बारे में देख लेते हैं। ये बड़ा आसान सा और बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। यहाँ से देख लो। ठीक है, यहाँ पे कहता है कि भाई माइक्रोफोन कैसे काम करता है। माइक्रोफोन का मतलब माइक। आपका जो माइक होता है ना, जो अच्छा साउंड जो है ना, साउंड का काम होता है वाइब्रेशन प्रोड्यूस करना। साउंड प्रोड्यूसेस द वाइब्रेशन। जब जैसे मेरे लैपटॉप में माइक्रोफोन लगा हुआ है, अब जब मैं बोलूंगा तो वहां पे जाके एक डायाफ्राम होता है, डायाफ्राम पर्दे को कहते हैं। मेरी आवाज जाके टकराती है। ठीक है, ये एग्जाम्पल दे रहा भाई, गाय ने आवाज निकाली। ये देखना, ये इसके अंदर आपके पास एक मैग्नेट होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है, तो ये होता है बेसिकली एनालॉग से डिजिटल। बिल्कुल सही है, जो वाइब्रेशन आ रही है ये साउंड है। ये जब इस साउंड वाइब्रेशन जो साउंड है वो टकराता है ना इस इलेक्ट्रोमैग्नेट पे, तो इसकी वजह से ये वाइब्रेट करता है। एयर ड्रम गेट्स हिट बाय द साउंड वाइब्रेशन। बिल्कुल अच्छा कह रही हो मरियम, वेल डन। जिसकी वजह से ये जो ड्रम है, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है, ये वाइब्रेट कर रहा है। इसकी वाइब्रेशन से, अगर तुम इसको थोड़ा स्लो स्लो देखो, इसमें इसने सारी बातें बता दी हैं कि आवाज है, आवाज जाके टकरा रही है डायाफ्राम पे। ठीक है, यहाँ देखो, ये आवाज डायाफ्राम पे टकरा रही है, टकरा रही है। मैं इसको यहीं रोक देता हूँ ताकि आपको ध्यान से पूरी चीज समझा दूं। यहाँ ये आपको नजर आ रहा है। तो अब आप देख सकते हो कि ये जो आवाज साउंड है, ये साउंड आके टकरा रहा है आपके पास डायाफ्राम पे। डायाफ्राम पे नीचे लगा हुआ है मैग्नेट, और मैग्नेट पे लगी हुई है तार, उसको रैप रैप अराउंड किया हुआ है। तो होगा ये कि जब जो मैग्नेट इलेक्ट्रोमैग्नेट है, इसके इर्द गिर्द कॉइल है। अब जब ये इलेक्ट्रोमैग्नेट टू एंड फ्रो मोशन करेगा, सही है, उसकी वजह से करंट प्रोड्यूस होगा। ठीक है, वो करंट जो ऊपर से एनालॉग फॉर्म के अंदर साउंड आ रहा है, जब वो उस पर टकराएगा तो टकराने की वजह से जो इलेक्ट्रोमैग्नेट मूवमेंट होगी वो उसको कन्वर्ट करेगा डिजिटल में। देखो, मोरी मूवमेंट, जैसे ही वो भेज रहा है फौरन से मूवमेंट आ रही है। और फिर ये जो माइक पे आवाज जा रही है ये थ्रू द लाउड स्पीकर के आपको सुनाई देगी। अब सवाल ये है कि ये डायाफ्राम कैसे काम करेगा, इसकी अगली वीडियो में देखते हैं। डायाफ्राम के नीचे जो चीज थी वो थी तुम्हारे पास मैग्नेट। मैग्नेट वाज रैप अराउंड द कॉइल। अगर तुम गौर से देखो तो वो तुम्हें यहाँ पे ही नजर आ जाएगा। अभी देख लेना, डायाफ्राम वाज आइडेंटिफाइड बाय द ब्लू लाइन। यहाँ देखो, अभी आएगा तुम्हारे पास, तो ये ब्लू कलर का डायाफ्राम है, ऊपर देख सकती हो। उसके नीचे मैग्नेट है और उसके नीचे ऑरेंज कलर की कॉइल है। ठीक है, तो वहां पे यही है कि एक साइड ऑफ द मैग जो वायर है वो ऑरेंज है, दूसरी साइड ऑफ द मैग्नेट जो है वो ब्लू है, जो वायर है। ठीक है, मैग्नेट आपको नजर आ रहा है और आपके पास कॉइल भी है। तो ये जो आवाज जितनी टकराएगी और डायाफ्राम पे जाके लगेगी, क्वाइंट रैप, यस, कॉइल जो है वो रैप्ड हुई हुई है अराउंड द मैग्नेट, बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है ना? तो कॉइल जो है वो रैप्ड ओवर द मैग्नेट है और डायाफ्राम वहां लगा हुआ है। यहाँ बात समझ में आती है? यहाँ देख सकते हो स्पीकर की अगर हम बात करें तो स्पीकर में डायफ्राम होता है, वो जो पर्दा नज़र आता है तो मैं ब्लैक कलर का होता है, थोड़ा सॉफ्ट मटेरियल होता है। ठीक है, वो फट भी जाता है अमूमन अगर बूफर वगैरह तुम लोगों की गाड़ी में लगे हो और वो बिल्कुल अनकवर्ड हो। तो तुमने देखा है कि तेज़ आवाज़ आने के ऊपर वो किस तरह से मूव कर रहा होता है, वाइब्रेशन प्रोड्यूस कर रहा होता है। तो तुम्हारे पास एक तो पहले मैग्नेट लगा हुआ होता है। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हो कि ये मैग्नेट लगा हुआ है और ये मैग्नेट इस तरह से लगा हुआ है। ठीक है, तो ये मैग्नेट लगा हुआ है और फिर ये देख लो ये मैग्नेट लगा हुआ है। और मैग्नेट के साथ साथ फिर आपके पास लेफ्ट साइड पे देख सकते हो कि आपके पास उस मैग्नेट के रैप अराउंड कॉइल भी मौजूद है। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगा। ठीक है, तो वॉइस कॉइल फॉर्मर। अब अगर आप मजीद देखो आगे जाके तो इसके अंदर एक कोन लगती है। तो ये तो खैर एक मूवमेंट आपको होती हुई नजर आ रही है,
अगर यानी इसमें क्या होगा, इसके अंदर तो ये आपके डिजिटल डाटा को साउंड में यानी एनालॉग में कन्वर्ट करेगा। सही है ना। तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे ये चीज़ नज़र आ रही है कि एक कोन डायाफ्राम है, सामने नज़र आ रहा है नीचे आपको ब्लैक कलर का। ठीक है, ये जो ब्लैक लाइन है ये पूरी इस डायाफ्राम की ही है। ठीक है, और ये फिर कनेक्ट हुआ है एज ड्रॉपिंग, जैसे आपको बता रहा है ये आपके सामने है। तो अब इसमें होता ही है कि जब इसको करंट मिलता है, अभी जो वायर्स लगी हुई हैं इस वायर्स की पावर सोर्स कोई ना कोई होगी। जब इसको पावर सोर्स मिलती है तो पावर सोर्स मिलने की वजह से क्या होता है, ये वाइब्रेट होना शुरू होता है। ये जो मूव कर रहा है ये किस वजह से, कि इसको पावर सोर्स मिल रही है। अभी आप अगर हेडफोन लगा के रखे हुए हो तो आपके हेडफोन में एग्जैक्टली मेरी आवाज़ इस तरह से पीछे आपको सुनाई तो दे रही है, लेकिन पीछे वर्किंग ऐसे हो रही है जैसे एक कॉइल मूव कर रही है। ठीक है ना। तो आपका जो ये जो तो ये जो आपका डायफ्राम है, इसको जब कोई भी पावर सोर्स मिलेगी, ठीक है ना, तो उसकी वजह से ये वाइब्रेट करेगा, और उसी वाइब्रेशन की वजह से फिर जो है ना आपको साउंड सुनाई देता है जैसे ये मूवमेंट होती है। यस, कि डायफ्राम मूवमेंट की वजह से ही हमें सुनाया जाता है। ठीक है। तो एक तरीके से समझ लो कि जो आपका माइक्रोफोन है उसके वाइस वर्सा काम कर रहा होता है आपका ये स्पीकर। मूवमेंट इज कॉज बाय इलेक्ट्रिक वोल्टेज, जो भी उसको इलेक्ट्रिक वोल्टेज मिल रहा है। अब यहाँ पे भी जो मैंने चीजें तुम्हें दिखाई हैं जरा देख लो बेटा इसका। अक्टूबर नवंबर 2021, अक्टूबर नवंबर 2021, क्वेश्चन नंबर 1 2 है और क्वेश्चन नंबर 3 है। प्रिंसिपल ऑपरेशन ऑफ माइक्रोफोन आपने बताना है। तो माइक्रोफोन के अंदर, माइक्रोफोन था ना, हाँ, तो माइक्रोफोन में हमने देखा था कि सबसे ऊपर आपके पास एक डायाफ्राम होता है। ऐसे ही था ना, ऊपर जो बना हुआ था ब्लू कलर का, अगर आपको याद हो, तो ऐसे करके मैग्नेट के अराउंड ऐसे डायफ्राम बना हुआ था। तो अब आप यहाँ पर लिख सकते हो कि द माइक्रोफोन हैज़ अ डायफ्राम। लिखो, माइक्रोफोन हैज़ डायाफ्राम। एक मार्क तुम्हें इसका मिल जाएगा। ठीक है। द इनकमिंग साउंड वेव, साउंड वेव ऊपर से नजर आ रही थी तुम्हें। द इनकमिंग द इनकमिंग साउंड वेव कॉजेज वाइब्रेशन, जिसकी वजह से वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है। कॉजेज वाइब्रेशन ऑफ द डायाफ्राम, डायाफ्राम, उसकी वजह से वो जो कॉइल होती है, तो कॉजिंग अ कॉइल टू मूव, कॉजिंग अ कॉइल टू मूव पास्ट मैग्नेट। तो मैग्नेट के अराउंड वो क्या करती है, कॉइल मूव करती है और एक करंट इंड्यूस करती है। यहाँ तक बात समझ में आती है। उसके बाद फिर आप लिख सकते हो एन इलेक्ट्रिक सिग्नल इज प्रोड्यूस्ड विच कॉजिंग अ कॉइल टू मूव पास्ट अ मैग्नेट। ठीक है, ड्यू टू विच इलेक्ट्रिक सिग्नल इज प्रोड्यूस्ड, ये लिख सकते हो। ड्यू टू विच, वैसे तो 3 मार्क के, लेकिन मैं 4 मार्क्स लिखवा रहा हूँ। ड्यू टू विच इलेक्ट्रिकल सिग्नल इज प्रोड्यूस्ड। यहाँ तक बच्चों बात समझ में आ रही है? दिखा भी दिया और लिखवा भी दिया। तो होपफुली तुम्हें अब बातें याद भी रहेंगी कि माइक्रोफोन था, माइक्रोफोन पे आवाज़ टकराती थी जिसमें डायाफ्राम था, डायाफ्राम के वाइब्रेट होने की वजह से वो जो नीचे इलेक्ट्रोमैग्नेट था वो मूव होता था, जिसकी वजह से आपके पास इलेक्ट्रिक सिग्नल प्रोड्यूस होता था। इसके बाद एक सवाल और देखते हैं। ये वर्किंग गिवन है, जितनी गिवन है उतनी पढ़ लेते हैं। ये स्पीकर ही आ गया ना, हाँ सही है। अब हम स्पीकर की वर्किंग की तरफ चलते हैं। स्पीकर की वर्किंग में देखो क्या चीज़ है, वही चीज़ है जो भी हमने देखी है। When an electric current flows through a coil of wire that is wrapped around an iron core, ये है हमारी आयरन कोर, ये आयरन कोर है। इस आयरन कोर के ऊपर ये वायर है जो लिपटा हुआ है। ये जो ग्रे कलर का जितना कुछ नजर आ रहा है ये वो कोन है। ठीक है ना, प्लास्टिक या पेपर कोन जो कहलाती है, ब्लैक कलर का होता है। और उस पर तुमने देखे होंगे 2 स्पॉट्स भी होते हैं, 2 डॉट्स, 2 स्पॉट्स भी होते हैं।
ऐसे करके तुम्हें नजर आते हैं वो। ठीक है। अच्छा। हाँ, डायफ्राम ही बोलेंगे इसको, ठीक है। तो कहते हैं व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोस थ्रू द कॉइल ऑफ वायर, यानी यहां से तुम्हारा करंट फ्लो होगा ना, स्पीकर किसी सोर्स से अटैच तो होगा। तो व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज फोर्स, तो इलेक्ट्रिक करंट जब यहाँ पे जाएगा, ठीक है, दैट इज रैप्ड अराउंड एन आयरन कोर, ये जो रेड कलर का ये सारी आयरन कोर है, जब इस पे करंट फ्लो होगा द कोर बिकम अ टेम्पररी इलेक्ट्रोमैग्नेट, तो ये जो कोर है तुम्हारा ये टेम्पररी इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगा। अ परमानेंट मैग्नेट इज ऑल्सो पोजिशन, ये वाला परमानेंट मैग्नेट है ब्लैक कलर का, ये जितना ब्लैक है ये परमानेंट मैग्नेट है। अ परमानेंट मैग्नेट इज ऑल्सो पोजिशन वेरी क्लोज टू द इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है। एज द इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द कॉइल ऑफ वायर वेरी, ये जो इसके अंदर जाने वाला इलेक्ट्रिक करंट है ये वेरी करेगा, द इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड इन द आयरन कोर ऑल्सो वेरीज, तो ये जो आयरन कोर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है ये वेरी करेगी, कम ज्यादा होगी, ठीक है। दिस कॉजेज द आयरन कोर टू बी अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द परमानेंट मैग्नेट, जिसकी वजह से ये आयरन कोर है ये परमानेंट मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट करेगा, यानी अब ये ऐसे समझ लो कि ये ऐसे मूव करेगा, ऊपर की जानिब हो जाएगा, ये नीचे, ये थोड़ा ऊपर की जानिब चला जाएगा। अब ये मूवमेंट हो रही है इसकी टू एंड फ्रो, यानी यहां से यहां, कम होने पे यहां से यहां, आ रही है बस समझ में, ठीक है। तो कहता है दिस causes द आयरन कोर टू बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अ परमानेंट मैग्नेट एंड एज द करंट वेरीज दिस विल कॉज द आयरन कोर टू वाइब्रेट, तो अब ये आयरन कोर तुम्हारी कभी इधर से निकल कर इधर और कभी इधर से निकल कर इधर हो जाएगी, ठीक है। तो सिंस द आयरन कोर इज अटैच टू अ कोन मेड फ्रॉम पेपर और थिन सिंथेटिक मटेरियल दिस causes द कोन टू वाइब्रेट, जब ये आयरन कोर यहां से निकल कर इधर जाएगी तो ये पीछे की जानिब जाएगा, अब जब ये आगे की जानिब जाएगा तो ये वाइब्रेट करेगा, ठीक है। सिंस द आयरन कोर इज अट्रैक्टेड टू द कोन मेड फ्रॉम पेपर दिस causes द कोन टू वाइब्रेट, जिसकी वजह से ये वाइब्रेट करेगा और साउंड प्रोड्यूस करेगा। द रेट एट विच डीएसी कैन ट्रांस, अच्छा ये तो खैर नीचे वाली बात नहीं है, वो अलग चीज़ है। तुम्हारी वर्किंग जो है इन तीन चीज़ों के अंदर यहाँ कवर अप हो जाएगी, क्या ये बात समझ में आती है? बताना मुझे, यहाँ तक की सारी बातें क्लियर हैं? तो ये जो तुम्हारे पास है ये वर्किंग है तुम्हारे पास लाउड स्पीकर की, ये क्लियर होती है? ठीक है। मैं इसकी एक एनिमेशन तुम्हें दिखाता हूँ, मैंने देखी हुई है, तो बस फिर इसको ख़त्म करेंगे एनिमेशन देख के। बाकी फिर इसको हम यहीं तक रखेंगे, द रेस्ट ऑफ द डिवाइसेस उनको, एस रैम डी रैम ये सब जो है ना, अगली क्लास के अंदर ये निमट जाएगा हमारा इंशाल्लाह, ठीक है। तो ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, वर्किंग थोड़ी ज़्यादा है, थोड़ा सा पहले और भी पढ़ के रखना। तो रैम एंड रोम के बारे में तो आप जानते ही हो, रैम रोम, फिर इसकी एस रैम डी रैम ये चीज़ पढ़नी है हमने। एक आपके साथ डिस्कस कर लेंगे ये वाला एम्बेडेड सिस्टम वाला पार्ट ना, ये बड़ी आसान चीज़ होती है एम्बेडेड सिस्टम, ये आई थिंक 10-15 मिनट में हो जाएगी। आधा घंटा अगर इसमें लगा तो फिर डबल ई प्रॉम वगैरह ये करके ये वाला चैप्टर तुम्हारा इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में निपट जाएगा, चैप्टर 3। ठीक है, तो अगली क्लास में इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।